है एवरीवन। स्वागत है फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विजुअल आर्ट पॉइंट में। तो इसमें हम माध्यम और तकनीक के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, हमारी पिछली वीडियो में हमने जो है माध्यम और तकनीकी का चैप्टर शुरू कर दिया था, जिसमें हमने दो माध्यमों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ली थी। इसमें जो है दो तरह के माध्यम होते हैं, शुष्क माध्यम और आर्द्र माध्यम। शुष्क माध्यम में ऐसे रंगों को रखा जाता है जिनका इस्तेमाल करने के लिए या जिनका प्रयोग करने के लिए किसी अन्य माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, जैसे चूर्णित रंग हैं या पाउडर कलर हैं या पेस्टल रंग हैं। उनको हम क्या करते हैं, सीधे ही अपने धरातल पर प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन आर्द्र माध्यम में काम करने के लिए हमें अन्य माध्यमों की भी ज़रूरत पड़ती है, जैसे अंडा है, सरेस है, गोंद है, तेल है, पानी है। ठीक है, या फिर कोई भी द्रव्य जिसके साथ हम उन माध्यमों को इस्तेमाल करते हैं या उन पिगमेंट्स को इस्तेमाल करते हैं और अपने चित्रों में उसका प्रयोग करते हैं, तो वो सारे के सारे आर्द्र माध्यम में आते हैं। ठीक है, शुष्क का मतलब सीधा सीधा क्या होता है, सूखा, ड्राई। और आर्द्र का मतलब जो गीले होते हैं या फिर जो वेटी होते हैं। ठीक है, तो इन माध्यमों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। पिछली वीडियो में हम शुष्क माध्यमों के बारे में पढ़ चुके हैं, तो अब हमारे जो है आर्द्र माध्यम में हम जल रंगों के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जल रंगों का गुण पारदर्शिता होती है। पोस्टर रंग अपारदर्शी होते हैं। जल रंगों में तीव्र प्रकाश दिखाने के लिए कागज को श्वेत छोड़ दिया जाता है, जबकि पोस्टर रंगों में श्वेत रंग का प्रयोग किया जाता है। जल रंगों में चित्रण लाइट टू डार्क होता है, जबकि पोस्टर रंगों में चित्रण डार्क टू लाइट होता है। ठीक है, तो ये छोटी सी चीज़ है कि जो वाटर कलर है, इनको नेचर कलर भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, जो वाटर कलर हैं उनका जो गुण होता है या क्वालिटी होती है वो पारदर्शिता होती है, यानी कि ट्रांसपेरेंसी होती है। ठीक है, उनके अंदर बहुत ज़्यादा पारदर्शिता होती है। जबकि जो पोस्टर रंग होते हैं, ठीक है, जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं डिब्बियों में, शीशियों में, ठीक है, तो उनका जो गुण होता है, उनकी जो क्वालिटी होती है वह अपारदर्शी होती है, यानी कि वो मोटे कलर होते हैं और उनको मतलब ठीक ही हम अपने चित्र में यूज़ करते हैं। ठीक है, जल रंगों में यानी कि वाटर कलर्स में तीव्र प्रकाश या हाईलाइट दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, पेपर को एज इट इज़ छोड़ देते हैं, यानी कि श्वेत ही उसको छोड़ देते हैं वहाँ से। जबकि पोस्टर रंगों में हम क्या करते हैं कि लाइट टोन दिखाने के लिए, ठीक है, या तीव्र प्रकाश दिखाने के लिए श्वेत रंगों का प्रयोग हम उसमें करते हैं। ठीक है, जल रंगों में चित्रण जो होता है, यानी कि इसकी जो टेक्निक होती है वो लाइट टू डार्क होती है और पोस्टर रंगों में डार्क टू लाइट होती है। बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन ये टेक्निक आपको पता होनी चाहिए कि जब आप इसमें काम कर रहे हो, किसी भी चित्र में कोई भी माध्यम यूज़ कर रहे हो, तो उसकी टेक्निक आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो जल रंगों में लाइट टू डार्क यानी कि सबसे पहले हम उसकी पतली तह लगाएंगे, फिर उसके बाद थोड़ी मिडिल, फिर उसके बाद थोड़ी डार्क और फिर उसके बाद फाइनल डार्क टोन उसमें हम लगाएंगे। ठीक है, जिन बच्चों ने इन कलर्स में काम किया है उनको पता होगा चलाने का कि किस तरीके से इसमें काम किया जाता है। ठीक है, वैसे ही जो पोस्टर रंग हैं, जो पोस्टर रंग हैं उसमें डार्क टू लाइट जो है हम काम करते हैं, यानी कि सबसे पहले डार्क कलर लगाएंगे, उसके बाद थोड़ा लाइट लगाएंगे, फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा लाइट टोन लगाने के लिए हम वाइट कलर का इस्तेमाल इसमें करते हैं। ठीक है, अब इसमें जल रंगों में जो सफ़ेद रंग है वो इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता, इसको भी मैं बता देती हूँ। क्योंकि ये जो इनका गुण होता है पारदर्शिता, ठीक है, जो इनकी ट्रांसपेरेंसी होती है, अगर हम नेचर कलर में या जल रंगों में सफ़ेद रंग का इस्तेमाल करने लगें तो उसकी जो ये गुण है वो ख़त्म हो जाएगा, वो फिनिश हो जाएगा। ठीक है, और वो अशुद्ध हो जाएगा। इसीलिए हम वाटर कलर में सफ़ेद रंग का इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, तो ये छोटी सी चीज़ क्लियर हो गई।
जल रंगों में चित्रण हेतु सेवल ब्रश का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए खुरदरा या हाथ से निर्मित कागज का प्रयोग किया जाता है, जैसे कैंटसीट हो गया, हैंडमेड हो गया, ग्रेस युक्त सुपर वाइट पेपर हो गया, कार्टेज कागज हो गया, फैब्रियानो हो गया, चीनी कागज या ब्लॉटिंग कागज हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ब्रशेस और कागज़ का नाम इसलिए डाला है क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है और हमें पता होना चाहिए कि इसके लिए कौन सी चीज़ें उत्तम और उपयुक्त मानी जाती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी। छोटे मोटे एग्ज़ाम में शायद ये चीज़ ना पूछी जाए, लेकिन नेट जैसे एग्ज़ाम में कुछ भी पूछ लिया जाता है, इसलिए कोई भी चीज़ स्किप मत करना। सारी चीज़ों को रिवाइज़ कर लेना, ढंग से पढ़ लेना और समझ लेना। ठीक है, ये नाम आपको याद करने पड़ेंगे कि जल रंगों के लिए उत्तम कागज़ या उत्तम शीट किसको माना जाता है, या उसके लिए सबसे उपयुक्त जो ब्रश है वो कौन से होते हैं। ठीक है, इसकी टेक्निक क्या होती है, ठीक है, वो आपको पता होनी चाहिए। इसलिए मैंने सारी चीज़ों को नोट किया हुआ है और आपको ये पढ़ना पड़ेगा, समझना भी पड़ेगा और पढ़ना भी, याद भी करना पड़ेगा, अगर आप सीरियसली किसी एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते हो तो। ठीक है, जल रंग चित्रण में 2 तकनीकों में कार्य होता है। तो जो वाटर कलर्स होते हैं, ठीक है, उसमें 2 तरीके से काम हम कर सकते हैं। पहला है पारदर्शी तकनीक और दूसरा है अपारदर्शी तकनीक। जो पोस्टर रंग है हमारे, वो भी जल रंगों में ही आते हैं, लेकिन वो कैसे होते हैं, वो अपारदर्शी होते हैं। ठीक है, तो पारदर्शी तकनीक में क्या क्या होता है, देखो, वॉश होती है, आला प्राइमा होता है, स्पंजिंग होती है और ग्लेसिंग होती है। वैसे ही अपारदर्शी जो तकनीक होती है उसमें हम क्या क्या यूज़ कर, मतलब किस किस तकनीक में हम काम कर सकते हैं। इसमें हम ग्वाश, स्टेपलिंग, स्कम्बलिंग और ड्राई ब्रशिंग, ये सारी तकनीकें हम अपारदर्शी तकनीक में काम कर सकते हैं। ठीक है, वॉश पद्धति प्रमुख रूप से चीनी व जापानी पद्धति है। इसकी खोज 20वीं शताब्दी में जापान में हुई थी। वॉश पद्धति में अंतिम रूप लाने के लिए बार बार धुलाई की जाती है। ये 2 प्रकार से होती है, स्थानीय वॉश और संपूर्ण वॉश। ठीक है, तो जो वॉश पद्धति है वो चीनी और जापानी पद्धति है, यानी कि जापान में इसका जो है सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था, या इसकी खोज जापान में की गई थी। कब? 20वीं शताब्दी में। और वहीं से ये अन्य देशों में आई, भारत में आई। ठीक है, भारत में मैंने बताया था कि सबसे पहले जो वॉश पद्धति का प्रयोग किया था वो किसने किया था, अवनींद्रनाथ टैगोर ने। और किन से? जापानी कलाकारों से ही उन्होंने वो तकनीक सीखी थी। ठीक है, वो पद्धति सीखी थी, तब जाकर उन्होंने उसका प्रयोग यहाँ पर किया। जो बंगाल शैली के आर्टिस्ट थे, ठीक है, बंगाल शैली या बंगाल स्कूल के जो आर्टिस्ट थे, उन सब ने वॉश पद्धति में ही कार्य किया है। अन्य मीडियम भी उनके रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर बंगाल शैली में जो आर्टिस्ट थे उन्होंने वॉश पद्धति में काम सीखा या किया, क्योंकि अवनींद्रनाथ टैगोर ही पुनर्जागरण काल के अग्रणी, या फिर ये कह लो कि उस बंगाल शैली के जन्मदाता थे। उन्होंने ही ये चीज़ें यहाँ पर, मतलब जो प्रचार प्रसार किया उसका, और उनको सिखाया। अवनींद्रनाथ टैगोर के सानिध्य में रहकर जितने भी आर्टिस्टों ने काम किया है, वो अन्य जगहों पर जाकर भी उन्होंने इस शैली को विकसित किया, उसका प्रचार प्रसार किया। ठीक है, तो ये चीज़ें हम उसी टॉपिक में डिस्कस करेंगे, वरना वीडियो लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं जो वॉश होती है, ठीक है, जो वॉश टेक्निक होती है, उसमें जब तक चित्र हमारा पूरा नहीं हो जाता तब तक हम उसकी बार बार धुलाई करते हैं। धुलाई ऐसा नहीं कि ब्रश से रगड़ दिया या उसको बहुत ज़्यादा पानी के अंदर देर तक भिगा के रखा, ऐसा नहीं होता। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे चित्र बनाते हैं, पहले उसमें हल्की लाइनिंग डालते हैं, फिर उसको डिप करते हैं, फिर उसमें थोड़ा कलर फिल करते हैं, फिर उसको डिप करते हैं, और ये चीज़ सुखाने के बाद की जाती है। ऐसा नहीं कि गीले में ही हम उसमें काम कर रहे हैं। ठीक है, तो सुखा कर हम बार बार उसको पानी में डुबाते रहते हैं, जब तक उस चित्र को पूरा ना कर दिया जाए तब तक ये वॉश की जाती है, बार बार ये धुलाई की जाती है, यानी कि उसको बार बार पानी के अंदर डिप किया जाता है।
ठीक है। ये दो तरह से होती है, स्थानीय वॉश और संपूर्ण वॉश। स्थानीय वॉश यानी कि किसी फिगर में जो चीज़ें हैं पहले उनमें कलर करते हैं, थोड़ा थोड़ा कलर लगाते हैं, फिर डिप करते हैं, फिर सुखाते हैं, फिर कलर लगाते हैं, फिर डिप करते हैं, फिर सुखाते हैं, और वैसे ही लास्ट में जो है जब वो पूरा बन जाता है या पूरी पेंटिंग में कलर आ जाता है पेपर में, तो उसको एक बार पूरे कागज़ को पानी में भिगा दिया जाता है और उसके बाद उसको निकाल कर सुखाकर फाइनल टच उसमें दिया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें समझ आ गई। ये चीनी और जापानी टेक्निक है जो जापान से भारत में आई है और जापान में ही इसकी खोज हुई थी, या फिर ये कह लो सबसे पहले जापान में ही इसका प्रयोग हुआ था 20वीं शताब्दी में। ठीक है, किसी चित्र में एक ही रंग लगाकर चित्र पूर्ण कर देना आला प्राइमर कहलाता है। वॉश के बारे में पढ़ लिया। अब आला प्राइमर क्या होता है? देखो, जब कोई चित्र बना रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि उसमें हमें डिफरेंट टोन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि लाइट डार्क और अलग अलग तरीके के हम उसमें काम कर रहे हैं। हम क्या करेंगे कि उसमें एक ही कोट में या फिर कह लो कि एक ही बारी में कलर लगाएंगे और उसको पूरा कर देंगे, तो उस टेक्निक को आला प्राइमर कहते हैं। ठीक है, स्पंजिंग, ग्लेजिंग, ये क्या होता है? स्पंजिंग का मतलब भी वही होता है कि हम जो है अपने वाटर कलर में जब हम काम करते हैं तो उसमें स्पंज का यूज़ करते हैं। ठीक है, पानी की मात्रा को अधिक करते हैं, रंगों की मात्रा को कम करते हैं। ये भी एक टेक्निक ही है जिसमें स्पंजिंग की जाती है। फिर आता है चित्र में एक सूखे रंग की पतली तह लगाना जिससे नीचे का रंग प्रतीत होता रहे, इसको ग्लेजिंग कहते हैं। यानी कि अगर हमारे चित्र में कोई फिगर बनी है, उसमें हमने रंग भर दिया है, उसके बाद हम क्या करते हैं कि ऊपर से उसमें पतली सी तह लगा देते हैं। ठीक है, रंगों की एक बहुत पतली सी तह लगा देते हैं जिससे नीचे का रंग दिखाई देता रहे। ऐसी टेक्निक को ग्लेजिंग कहते हैं। ठीक है, अपारदर्शक रंग अशुद्ध होते हैं। गुआश में गोंद तथा सफ़ेद रंग मिलाकर चित्रकारी किया जाता है। इसका प्रयोग तेल रंग, टेम्परा व जल रंग तीनों में किया जा सकता है। गुआश एक जो है अपारदर्शक तकनीक है। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। मैंने ये पॉइंट्स इसलिए बनाए हैं ताकि आप उसको क्लियरली पढ़ सको, ध्यान में रख सको। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो पारदर्शी टेक्निक होती हैं, लेकिन जो गुआश होता है वो अपारदर्शक के अंतर्गत आता है। अब देखो, गुआश हम पोस्टर कलर में भी कर सकते हैं, तेल रंगों में भी कर सकते हैं, एक्रेलिक रंग में भी कर सकते हैं, टेम्परा में भी कर सकते हैं, क्योंकि ये अपारदर्शक तकनीक है। और इसमें क्या करते हैं, हम गोंद और सफ़ेद रंग को मिलाकर काम करते हैं। ठीक है, जब हम किसी रंग में सफ़ेद रंग को मिलाते हैं तो उसको बॉडी कलर कहते हैं। ठीक है, फिर आता है स्टिपलिंग। चित्र में छोटे छोटे बिंदुओं के माध्यम से छाया प्रकाश का प्रभाव उत्पन्न करना है स्टिपलिंग या बिंदु वर्तना कहलाता है। अब देखो, जब कोई चित्र बना रहे हैं उसमें फ्लैट कलर नहीं करना है। ठीक है, उसमें कोई वैसी टेक्निक यूज़ नहीं करनी है। उसमें क्या करते हैं, हम छोटे छोटे बिंदुओं को पास पास रख कर काम करते हैं, और इतना पास रखते हैं कि दूर से देखने पर वो लगे कि हमने रंगों से ही पूरी पेंटिंग कंप्लीट की है, जबकि पास जाकर देखें तो उसमें छोटे छोटे बिंदुस रहते हैं, वो इतने नज़दीक होते हैं और इस तरीके से व्यवस्थित किए होते हैं कि दूर से देखने पर उसमें मतलब एक छाया प्रकाश भी उत्पन्न हो रहा है, उसमें हाईलाइट और डार्क टोन भी जो है हमें दिखाई दे रही है। यहाँ तक कि जो हमने चित्र बनाया है वो बहुत ही सुंदर और अच्छा भी बना है। तो बिंदुओं के माध्यम से जब हम अपनी पेंटिंग को पूरा करते हैं या चित्र को पूरा करते हैं, उसी को स्टिपलिंग या बिंदु वर्तना कहा जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आता है ये चित्र में द्रव्य की मात्रा को कम करके चित्रण करना ड्राई ब्रशिंग कहलाता है। ठीक है, ये भी अपारदर्शक तकनीक है। तो इसमें क्या होता है कि जब हम किसी रंगों में काम कर रहे हैं, किन्हीं रंगों में, ठीक है, तो उसमें क्या कर देते हैं, जो लिक्विड होता है हमारा, जो उसका माध्यम है, तो उसको क्या कर देते हैं, हम बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं, या फिर ये कह लो कि एक तरह से ब्रश पे सूखा कलर ही हम लगा के काम करते हैं।
तो इसी तकनीक को हम ड्राई ब्रशिंग कहते हैं। अगली वीडियो में हम स्क्रम्बलिंग के बारे में भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमने इन दोनों चीज़ों के बारे में पढ़ा है और इन दोनों में कौन कौन सी तकनीक आती हैं उसके बारे में हमने पढ़ा है। वॉश क्या है, आला प्राइमा क्या है, स्पॉन्जिंग क्या है, ग्लेजिंग क्या है, गॉश क्या है, स्टिपलिंग क्या है, स्क्रम्बलिंग क्या है और ड्राई ब्रशिंग क्या है। ये आपको बहुत ध्यान से पॉइंट्स जो हैं पढ़ने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे, क्योंकि अक्सर क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं स्टिपलिंग क्या होता है, आला प्राइमा क्या होता है, या ड्राई ब्रशिंग कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें और जो ये पेपर्स हैं या ये जो ब्रश है वाटर कलर के लिए जो उत्तम माने गए हैं वो कौन कौन से हैं, ये आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो माध्यम और तकनीक के ऊपर भी शायद काफ़ी सारे वीडियोस बन जाएं, लेकिन हमें ये कंप्लीट करना ही पड़ेगा। और आप लोग जो है अपनी तैयारी करते रहिए। ये मत सोचिए कि किसी भी एग्ज़ाम को आने में भी बहुत समय है, क्योंकि मैटर इतना सारा है कि आप 1-2 महीने में कवर नहीं कर सकते। इसको कवर करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा समय की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए ये छोटा छोटा मैटर अगर आप रोज़ पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप ये सोच रहे हो कि हम 1 हफ्ते में या 1 महीने में इसको कवर कर लेंगे तो ये आपकी गलतफहमी है। अगर आप क्लियरली कोई एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हो तो आपको ये चीज़ें बहुत ध्यान से और बहुत ही ज़्यादा डीपली समझ कर करनी पड़ेंगी। इसलिए मैं अपने आप से आपके लिए नोट्स बना रही हूँ ताकि आपको किताबें छांटने की ज़रूरत ना पड़े। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे की मैटर को लेकर। ठीक है, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए और तैयारी करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।